अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान। 3 से 4 दिनों के बाद हमारा ये वीडियो का एक्चुअल में मकसद या फिर टाइटल या थंबनेल आपने देख लिए होंगे कि बिला वजह किसी भी चीज़ को लेकर रजिस्ट्रेशन से शिक्षक भर्ती, पवित्र बोर्ड शिक्षक भर्ती में रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में बिला वजह किसी भी चीज़ को लेकर फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आप मिस्टेक्स पे मिस्टेक करेंगे और रजिस्ट्रेशन गलत कर बैठेंगे। इसी चीज़ को मैं क्लियर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो भी है उनसे गुजारिश है की व्हिडिओ को पूरा देखिए। तुम्ही पूर्ण व्हिडिओ बघा। या व्हिडिओमध्ये मी प्रत्येक जे तुम्हाला अडचण येत आहे आणि जे अडचण निर्माण होत आहे, जे आपल्याचमुळे होत आहे, त्यावर डिस्कशन करणार आहोत। आणि त्याचा म्हणजे एक सोल्यूशन असा आहे की फ्रस्ट्रेट होऊन रजिस्ट्रेशन करू नका, बिंदास्तपणे करा आणि सर्टिफाइड कॉपी घ्या। तो शुरुआत करते हैं आप लोगों के मुझको आने वाले कमेंट्स के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाने की सोचा। सबसे पहली चीज़ है 1 सितंबर से हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो गया है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ये बहुत जो कि कंपलसरी होता है। अगर शिक्षक भर्ती की प्रोसेस में आपको आगे बढ़ना है तो ये पहला कदम जो है हमारा टैट उन्होंने ले लिए थे, और उसके बाद में दूसरा कदम जो है ये है। इसके बाद तीसरा कदम एडवर्टाइजमेंट होता है, जैसे मैंने आपको बताया। शुरुआत हुई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। अलग अलग जो है डेमोज आपने यूट्यूब पर देख लिए कि कैसा करना है, कहाँ क्या करना है, ये तमाम चीज़ें। आपका कन्फ्यूजन शुरू हुआ परसेंटेज को लेकर, CGPA को लेकर और मीडियम को लेकर और सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन को लेकर। ये भी चीज़ें आपको कई चैनल्स ने बता दिए हैं, फिर भी आप लोग उस चीज़ को लेकर जो है पैनिक हो रहे हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा उसका टेंशन लेकर वो चीज़ें कर रहे हैं। सबसे असल बात यह है कि आपसे अगर माइनर मिस्टेक्स होती है, एलिजिबिलिटी की जहाँ तक मैं बात करूँ कि जब ऐसा आप सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ मैंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करा और इसमें मेरी कोई माइनर मिस्टेक हुई, तुमच्यामुळे एक अशी चूक झाली की जे एकदम माइनर आहे, म्हणजे छोटी सी जो है चूक है वो या गलती है, ठीक है। अब उस माइनर मिस्टेक को लेकर 15 तारीख से लेके सर्टिफाइड आपने कर लिए, बाद में और अनसर्टिफाइड करके उसको क्लियर करें, लेकिन बाद में भी आपको पता चला ऐसी बहुत सी चीज़ें जिसका आप बिला वजह टेंशन ले रहे हैं, ये मायने भी नहीं रखती। यहाँ पर वेरिफिकेशन के अंदर अगर वो बंदा सामने है, जिंदा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो चीज़ वहाँ उसने बताया है, मिसाल के तौर पर तुम कोई ग्रेजुएट है और तुम्हारे पास TET 2 नहीं है, तुमने वहाँ दावा कर दिए कि भाई TET 2 है और मुझे अब सिलेक्शन चाहिए, तो आप वेरिफिकेशन से बात हो जाएंगे। लेकिन कोई अगर परसेंटेज के पॉइंट में गलती करता है या परसेंटेज 1% में गलती करता है XYZ, तो वहाँ एक्सक्यूज़ का मौका भी दिया जाएगा। ऐसा सोचो, एकदम से कोई भी चीज़ को इतना हेवीली आप सोचकर अपने आप को फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं 100%। कोणत्याही माध्यमचे जे टॅट ॲस्पायरन्स आहे किंवा शिक्षक भरती देणारे किंवा दिलेले आणि रजिस्ट्रेशन करणारे जे विद्यार्थी आहे किंवा ॲस्पायरन्स आहे, ते विनाकारण कोणतीही गोष्ट विचारात आणून विचार करून त्या गोष्टीचा आपल्या स्वतःला म्हणजे एक मानसिक त्रास देत आहेत। तो ये चीज़ से बचो। परसेंटेज में गलती हुई, वहाँ बोलने का मौका दिया जाएगा। एकदम से तुमको ऐसा बोलेंगे नहीं कि चलो तुम बाहर। तुमको जब वो वहाँ पर जो चीज़ें आ रही है अगर मैच नहीं होती है, मिसाल के तौर पे मिसमैच आ रहा है, तो ये भी कोई टेंशन की बात नहीं। वहाँ टैब अवेलेबल है कि भाई CTT में गलती है या TET में है या मिसमैच है XYZ, तो आपको वहाँ चांस दिया जा रहा है एजुकेशन ऑफिसर के जरिए, वो मिस्टेक क्लियर हो रही है। CGPA का जो सिस्टम है, देखो जनरली, अब मैं मेरी बात करूँ पर्सनली, तो मुझे वो चीज़ थोड़ी ज़्यादा समझ के बाहर है मेरे, क्योंकि हमारा तकरीबन D.Ed, B.Ed, MA, BA जितने भी डिग्रीज हुए हैं ये सब परसेंटेज सिस्टम में हुए। आउट ऑफ जितने भी मार्क्स होते थे सीधा सीधा सामने परसेंटेज होता है। तो इस चीज़ को लेकर अगर आप है तो आप जो भी आपकी जो यूनिवर्सिटी है आप उससे कांटेक्ट करके उसके बारे में क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं। अब रही बात जो 12वीं के मीडियम की, तो 12वीं का मीडियम जनरली इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 12वीं का मीडियम अगर तुम साइंस से होंगे, अगर उर्दू कॉलेज में पढ़ रहे होंगे तो वो उर्दू मीडियम है। अगर आपकी लैंग्वेज 1, भले ही इंग्लिश आपने वहाँ पर लिखा है, ये कॉमन, जैसा कि अगर कोई बात है कि भाई लैंग्वेज 1 इंग्लिश, लैंग्वेज 2 उर्दू, या लैंग्वेज 1 उर्दू, लैंग्वेज 2 इंग्लिश, अगर रिजल्ट पर जो मेंशन है वही डाले तो ठीक। रिजल्ट पर जो भी मेंशन होगा वो डालो। पीछे के हिस्से में देखो, जो रिजल्ट का पीछे का हिस्सा है, सर बोले हमको यही तो चीज़ें पढ़ना नहीं होते जो हमारी पूरी ज़िंदगी, पूरे भविष्य आगे बनने वाला है, शिक्षक भर्ती के नियम 8, तो वो पीछे का कब पढ़ना हमने, ये भी चीज़ बात है। जैसा कि आपके कमेंट्स पे से लग रहा है, पीछे पढ़ो, वहाँ जो मेंशन होंगी वो डालो। मेन सब्जेक्ट क्या है 10वीं 12वीं, वो यहाँ के 12वीं के जो है साइंस है, अगर तो कॉमन सब्जेक्ट वहाँ पर ऐसे कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी डालने का चांस नहीं दिया जा रहा, तो सबको इंग्लिश और उर्दू ही रहेगा। मराठी वालों को इंग्लिश और मराठी रहेगा, ठीक है। PCM PCB वगैरह डालने का चांस नहीं है वहाँ। तो इंग्लिश 1 और उर्दू 2, इंग्लिश 1 और मराठी 2। मीडियम की बात है तो अगर आप उर्दू मीडियम कॉलेज से, तो सीधी सी बात है मीडियम वो उर्दू ही रहेगा। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसीजर के मेन चीज़ पर, जिसको लेके आप टेंशन ले रहे हैं। देखो जनरली जो अब ऐसा बोला गया है कि उर्दू मीडियम वालों का 10वीं का जो मीडियम पकड़ा जाएगा, इंग्लिश मीडियम वालों का, उर्दू मीडियम वालों का 10वीं का मीडियम पकड़ा जाएगा। इंग्लिश मीडियम वालों के भी बारे में मैंने ये सुना है, लेकिन मैं उर्दू मीडियम के बारे में कंफर्म हो गया, 10वीं का मीडियम पकड़ा जाएगा। अगर चाहिए आपका उर्दू मीडियम 12वीं हुआ है तो ठीक है, उर्दू डाल दो। अगर आपने पूरे पेपर इंग्लिश में लिखे हैं तो आप उस कॉलेज से के प्रिंसिपल से पूछो कि हमारा मीडियम क्या है। अब मैंने जैसा मेरे मराठी मीडियम के कुछ दोस्तों से पूछा, तो उन्होंने बोले कि हमने भले ही पूरे PCM फिजिक्स केमिस्ट्री
मैथ्स, बायोलॉजी, पीसीएमबी जो भी रहता ये हमने लिखे इंग्लिश में, लेकिन हमारा कॉलेज मराठी मीडियम था। हमारी 100 मार्क की हमने मराठी में लिखे, जाहिर सी बात है। और इकोनॉमिक्स जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है मैथ्स की जगह, वो हमने मराठी में लिखे। तो उनको बताया गया कि आपका मीडियम मराठी है, ऐसा भी हो सकता है। तो मराठी माध्यम वाले जे म्हणजे विद्यार्थी आहे किंवा जे परीक्षार्थी आहे, टेटचे ॲस्पायरन्स आहे, त्यांनी म्हणजे एकदम फ्रस्ट्रेट होऊन चालणार नाही। तर तुम्हाला त्या म्हणजे तुमचा जे कॉलेज आहे तिथले जे प्रिन्सिपल आहे त्यांना तुम्ही विचारा, किंवा जे तुमचे अनुभवी जे लोक आहे पुढे जे 12वी झालेले आहे किंवा कोणत्याही पोस्टवर आहे, त्यांना या माध्यमची गरज पडली, शिक्षक भरतीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे ज्यांची निवड झाली 2008 नंतर, 10 नंतर, 17 नंतर, तर त्यांना विचारा तुम्ही, एकदम तुम्ही टेंशन घेऊन चालणार नाही। अब बात आती है कि जो तुम्हारा जैसा कोई डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स में इधर का उधर है, उधर का इधर है। देखो सरनेम इधर होने से और सरनेम उधर होने से मसला नहीं होता। पोर्टल अगर पहले सरनेम मांगता है, पहले नेम मांगता है, तो फर्स्ट नेम डालो, बीच में मिडिल नेम डालो, सरनेम डालो। सरनेम का होना जरूरी है। देखो अपने जो नेम्स में एक्चुअली ऐसा होता है कि अगर कोई नाम है तो उसके आगे जैसा कभी मोहम्मद लग गया तो सरनेम नहीं होता। मोहम्मद ये लकब है, तो मोहम्मद इरफान ऐसा अगर बोलेंगे तो उसके बीच में जो मिडिल नेम के बाद में सरनेम डालना कंपल्शन होता है, अगर वहाँ स्टार दिया हुआ है तो। ये चीज़ें अगर तुम्हारे, अब तुम भर्ती से बाद होने की सोच रहे हैं, तो भर्ती से बाद कब होते, क्लियर मेंशन है कि 31 मार्च 2023 से पहले आप जिस कास्ट का फायदा उठाना चाहते हैं उसके डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी चाहिए 31 मार्च। 12 फरवरी 2023 के बाद की कितनी भी क्वालिफिकेशन डाल दो तुम, वो नहीं माने जाने वाली। अब मसला आता है कि डिग्री हमारे पास तो हम 22 में हो गए, लेकिन डिग्री 12 फरवरी 23 की बात आए तो सीधी सी बात है, वो इस बात को मान सकते हैं कि कोई भी जो यूनिवर्सिटी है वो जनरली डिग्री को इशू करने में टाइम लगाती है। कोई भी डिग्री, ओपन यूनिवर्सिटी हो या फिर रेगुलर यूनिवर्सिटी हो। अब देखो इसमें तुमने भी बहुत सी गलतियां ये करे कि तुमने ऐसा सोचे कि भाई चलो अपनी डिग्री हो गई, अपन अप्लाई मत करो। अब किसी ने 5 साल बाद, किसी ने 10 साल बाद अप्लाई करा और अब वो बोल रहा है चलो डिग्री इशू हो गई। डिग्री की तुम्हारे पास प्रोविजनल तो है ना, नई प्रोविजनल है तो कम से कम लास्ट ईयर का जो तुम्हारा मार्कशीट तो है ना। ये चीजें भी हमारे पास, देखो बोलने का मौका बिल्कुल दिया जाएगा वहां, लेकिन वेरिफिकेशन में बाद की बात आएंगी। तो अगर नॉन क्रिमिनल ईयर कोई कास्ट वाले के पास में नहीं है 31 मार्च से पहले का, तो वहां उसको धोखा है, मैं ये गारंटी से बोल रहा हूं। 1 अप्रैल के बाद की इशू डेट आई मतलब वो वहां काबिले कबूल करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 12 फरवरी 2023 के बाद अगर आप कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालेंगे और बोलेंगे कि प्रेफरेंसेस आना, तो आपको आने वाले नहीं, क्लियरली मेंशन है, तुमको आएगा ही नहीं। अगर तुमने एमएससी करे, एमए करे, कोई कुछ भी कर लिया, एमएड भी डाल दिए, वो 12 फरवरी के बाद का अगर रिजल्ट डेट है तो तुमको प्रेफरेंसेस नहीं आएंगे, भले ही तुमने डाल दिए। बात आती है पोस्ट ग्रेजुएशन की। पोस्ट ग्रेजुएशन में कभी भी पोस्ट ग्रेजुएशन 2 सब्जेक्ट में एट ए टाइम हो नहीं सकता। पोस्ट ग्रेजुएशन इज अ मास्टरी डिग्री, मास्टर है वो, यानी कि अगर आप एमए इन इंग्लिश करते हैं, अगर आप एमए इन हिस्ट्री करते हैं, तो आप 2 सब्जेक्ट में थोड़ी ना मास्टरी कर सकते। तो ये चीज थोड़ा देख दिखा कर डालो। मास्टर डिग्री अगर आप डाल रहे हैं तो आप इंग्लिश में ही उस चीज को, अगर एमए इंग्लिश है तो दोनों साल में मेन मास्टरी इंग्लिश में ही होंगी ना, हिस्ट्री में और उसमें अलग अलग एक साथ थोड़ी कोई मास्टर डिग्री होती है। अब अगर बात है सेम वो ड्यूरेशन खत्म होने के बाद अगला तुमने और एमए करे, जितने तुमने एमए करे वो तुम डाल सकते हैं ड्यूरेशन चेंज होने के बाद में, ठीक है। तो ये होती है मास्टरी डिग्री, कभी भी एक ही सब्जेक्ट में होती है, वो भी कंप्लीट दोनों साल, ठीक है। एमएड के टैब की बात है तो एमएड का टैब अगर नहीं दे रहा है, अगर आपका बीएड है तो इट्स ओके, क्योंकि अगर एमए बीएड है आप तो आप पात्र है 11वीं 12वीं के लिए। कॉमर्स फैकल्टी के लोगों के लिए ऐसा है कि आपको 6ठी 7वीं 8वीं के सब्जेक्ट प्रेफरन्सेस जनरेट होंगे, इसकी कोई गॅरंटी नाही आहे। कारण कॉमर्स वाले जे आहे त्यांचा म्हणजे जे त्या जागी जे मॅथमॅटिक्स जे गणित आहे, गणित 6वी ते 8वी CTT 2 किंवा TTT 2 सोबत स्टॅटिस्टिक्स हाच एक सब्जेक्ट आहे, हाच एक विषय आहे की तुम्हाला त्यावरून म्हणजे गॅरंटी नाही अशी, पण त्यावरून जे स्टॅटिस्टिक जे सब्जेक्ट आहे ते एक सोर्स आहे की तुम्हाला मॅथमॅटिक्सचे किंवा गणितचे 6वी 7वी 8वीचे प्रेफरन्सेस येईल। बहुतेक मला वाटत नाही की ते येणार म्हणून। तुम्हाला जे चान्स आहे ते 9वी 10वी वर पण मला वाटत नाही की कॉम्बिनेशन बसेल। 11वी 12वी साठी एमकॉम प्लस बीएड तुम्ही असाल तर एमकॉम साठी म्हणजे बीकॉम एमकॉम जे असते त्या बेसिसवर, एमकॉमच्या बेसिसवर तुम्हाला एमकॉम बीएडच्या बेसिसवर 11वीचे जे सब्जेक्ट असतात कॉमर्समधून, जे 11वी 12वी असते ज्या कॉलेजमध्ये, त्याचे तुम्हाला प्रेफरन्सेस येऊ शकते, कारण त्या जागी तुम्ही इलिजिबल आहात। तुमचे जे सब्जेक्ट्स आहे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तुमचा बसणार नाही 6वी 7वी 8वीच्या जे पायरी आहे तिथे, आणि 9वी 10वी वर मला वाटते तिथे पण तुमचा जे कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी की जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखती जिसका आप टेंशन ले रहे हैं। मिस्टेक हो गई, माइनर मिस्टेक है, कोई परसेंटेज की आगे पीछे हुआ, नेम आगे पीछे हो गया वगैरह वगैरह, और वो पोर्टल ने एक्सेप्ट कर लिया तो कोई बात नहीं। सर्टिफाइड कॉपी और सिक्का लिख कर आता है, बस खत्म काम। वो लोग घर पे जाओ, फाइल में रखो और अगली चीज़ का इंतजार करो। एक्चुअल में तुमने अलग अलग सब्जेक्ट डाले। अब सब्जेक्ट की बात करें ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट जो होते हैं वो मेन जो सब्जेक्ट होते हैं, मिसाल के तौर पे मौलाना आज़ाद के डिग्री पर भी लिख के आते हैं लास्ट में, जिसको बोलेंगे हम जो फाइनल ईयर की मार्कशीट और डिग्री, ये कि भाई इनके ये सब्जेक्ट्स में, जैसा कि मेरी बात उर्दू, माशियात और पॉलिटिकल साइंस ऐसा लिख कर आया है। तो ये चीज़
अब जो बात आती है, तुम्हारे ये सब्जेक्ट क्यों पूछे जाते हैं, तुम्हारा एक कंफ्यूजन ये है कि बीएड के बेस पर प्रेफरन्सेस दिए जाते का, 6वी 7वी 8वी पर बीएड कंपल्शन है नाही. कोणत्याही गोष्टीचा विचार करून की 6 7 8 या जागी तुम्हाला बीएड कंपल्सरी आहे का, म्हणजे बीएड मेथड आहे तिथे त्याचा विचार केला जाणार का, तर बिल्कुल नाही, बीएड कंपल्सरी नाही 6 7 8 वर. अब 9वीं 10वीं की जो बात आती है, यहां पर भी आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के बेस पर ही प्रेफरेंसेस जनरेट किए जाते हैं, लेकिन 9वीं 10वीं पर जो होता है बीएड कंपल्सरी होता है. ठीक है, तो जो साइंस में आपके सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, जो भी आपका मेन सब्जेक्ट थे होंगे स्पेशली फाइनल ईयर में, तो उस बेसिस पर वो जनरेट होते हैं. अब आती है बात सर्टिफिकेट नंबर्स की. देखो सर्टिफिकेट नंबर का यहाँ नहीं दिया हुआ है, वहां नहीं दिया हुआ है. इशू डेट जो होती है, वो इशू डेट वहां पर कहीं पर भी कोई भी सर्टिफिकेट पर दी होती है. अगर नहीं दी हुई है, अगर जुलाई 2014 दे दिया हुआ है, तो कोई एक चीज वहां पर आपको अब तारीख कंपलसरी है तो वहां डालना ही होगा, वो डाल दो. एमएससीआईटी की बात है, अगर इशू डेट नहीं है सर्टिफिकेट पर तो वहां पर मंथ ईयर वगैरह कुछ तो होगा. 10वीं 12वीं की एक कोने में होती है, जैसा ये साइड में यहाँ पर जो लिखी होती है वो इशू डेट होती है. कई कुछ तो भी कोई तो भी नंबर होगा जो वहां आपको डालना होगा, जिसकी वजह से वो पोर्टल पर अपलोड करने के बाद में ये आप रेफरेंस दे सके कि आपका जब वो ओरिजिनल 10वीं का कोई डॉक्यूमेंट चेक करेगा तो उस पर वही नंबर है क्या जो आपके सर्टिफाइड कॉपी पर आपने डाले थे. सीटीटी जनरली मिसमैच नहीं आ रहा है, टीईटी मिसमैच आ रहा है, मिसमैच आने दो, टैब ले लो, एजुकेशन ऑफिसर के पास जाओ और वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा. एजुकेशन ऑफिसर साहब को ये अधिकार नहीं दिया गया है कि आपके नेम का मिसमैच, जो अदर डॉक्यूमेंट में नेम का मिसमैच, आपके आधार का मिसमैच, आपके डॉक्यूमेंट्स का मिसमैच, ये चीजों का उनको नहीं दिया गया है. ओनली टीईटी और सीटीटी का उनको अथॉरिटी दी गई है. अब बात आती है महिला इतना फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं. देखो टेट दिए उस वक्त में तुम अनमैरिड थे, टेट के बाद में आप मैरिड हो गए. ठीक आहे, म्हणजे बिफोर, म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही टेट दिली, अभियोगिता चाचणी दिली, महिला स्पेशली तुम्ही ऐका की ज्यावेळेस तुम्ही टेट दिली त्यावेळेस तुम्ही अविवाहित होते. आता तुम्ही प्रेफरन्स किंवा रजिस्ट्रेशनच्या वेळी तुम्ही विवाहित आहात, तर तुम्ही त्या या जागी रजिस्ट्रेशनच्या जागी तुम्ही विवाहित करा ना, काय टेन्शन आहे. अपत्य संख्या 0 आहे. आता त्यानंतर एक म्हणजे माझ्या कमेंट बॉक्समध्ये पण येत आहे की असं झालं सर तसं झालं, काहीच प्रॉब्लेम येणार नाही. फक्त तुम्ही काय करा की जे मॅरेज सर्टिफिकेट असते ते रेडी ठेवा. कधी अपॉइंटमेंट ज्यावेळेस तुम्हाला जे अपॉइंटमेंट लेटर तुमच्या हातामध्ये ते देणार त्यावेळेस तुम्हाला मैरिज सर्टिफिकेट आप रखो, क्योंकि ये मैरिज सर्टिफिकेट एक सबूत होता है कि भाई ऐसा ऐसा नाम है और ये मेरा जो है जब मैं विवाहित नहीं थी अब मैं मैरिड हूँ वगैरह वगैरह ये चीज़ें. अब जो बात आती है किसकी, ऐसे कई सवाल पूछे जा रहे हैं इसके जरिए भी, जेंट्स के जरिए कि भाई मैरिज सर्टिफिकेट हमको भी लगता है क्या, तो जेंट्स को नहीं लगता, उनको इसलिए लगता है क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट वो उनके नेम में चेंज होता है, जनरली सरनेम बदल जाता है या फिर हस्बैंड का नेम लगता है वगैरह वगैरह. अब लास्ट पॉइंट जो है, लेडीज लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई हमारे तो पूरे डॉक्युमेंट्स पे अब्बा का नाम आहे, वडिलांचे नाव आहे, माझ्या संपूर्ण जेवढे माझे डॉक्युमेंट्स आहे पहिलीपासून किंवा 10वी 12वी डीएड वगैरह, तर काही टेंशन नाही. तुम्ही पूर्ण तुमची जॉब, तुम्हारी पूरी जॉब तुम जो है वाली साहब के डॉक्यूमेंट के नाम पर कर सकते हैं, पूरी जॉब रिटायरमेंट तक. इसमें कोई भी टेंशन नहीं है. तुमको डिपार्टमेंट चांस देता है कि भाई तुमको हस्बैंड का नाम लगाना है कि अपने नाम के आगे आधार कार्ड के हिसाब से तुमने आधार कार्ड पर तो है. अब ऐसा होता है कि तुम्हारे आधार कार्ड पर हस्बैंड का नाम है और पूरे इस पर तुम्हारे जो फादर का नाम है, तो डिपार्टमेंट के जरिए तुम इजी गोइंग में वो कर सकते कि भाई हस्बैंड के नाम का आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वैसे हम लगाना चाहते तो वो डिपार्टमेंट के जरिए हो जाता जब तुम ड्यूटी में आते. ऐसी कोई बात नहीं है. ये बहुत सी जो है क्लियरेंस था मुझे देना था इस वीडियो के जरिए, जो तुम जबरदस्ती का फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, टेंशन ले रहे हैं. तो इस वीडियो के जरिए मैंने यही बताया. रही बात ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल, ओबीसी, कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट 31 मार्च से पहले का होना कंपलसरी है. इवन ये तुम्हारी कोई भी जो है जिसको बोलेंगे जिससे तुम रिजर्वेशन का फायदा उठाना चाहते हैं, जैसा कि भाई वुमेन सर्टिफिकेट भी 31 मार्च के पहले का होना चाहिए. कंफ्यूज होना नहीं है. 12 फरवरी के पहले की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और 12 फरवरी के बाद जो 31 मार्च की डेडलाइन है वो है तुम्हारे रिजर्वेशन के फायदे की, जो भी तुम्हारे बारे में बोला गया है अगर तुम लेना चाहते हैं तो ये तमाम चीजें थी जो मैं इस वीडियो के जरिए बताने की कोशिश किया हूं. इतने बेहतरीन वीडियोस आपको जो है इतने बड़े बड़े चैनल्स बता रहे हैं, इतने बड़े बड़े चैनल्स इतनी मेहनत करके तैयार कर रहे हैं, बाकायदा पूरा स्क्रीनिंग के जरिए, पूरा जो प्रोजेक्टर होता है उसके जरिए बता रहे हैं और कंप्यूटर पर डेमो देकर बता रहे हैं. तो यहाँ पर जो है डरने की जरूरत नहीं है. मैं अगर सजेस्ट करूं तो राइजिंग टीचर, रहमान पठान सर, ये ऐसे कई जो है हीरे यूट्यूब के चैनल के लेवल पर है आज भी, जो एकदम क्लियर बता रहे हैं. देखो मेरे चैनल के जरिए तुमको अगर मैं कुछ बताता हूँ कंफ्यूज होगा तो 100% तुम मुझ पर शक करके दूसरे चैनल पर जा सकते हैं. लेकिन जितनी मैं चीजें बता रहा हूँ ये मैं कॉमन बातें बता रहा हूँ. ये वीडियो के जरिए मैं आपका जहन खोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि डरो मत, डर के आगे जीत है. ये बात जहन में रखो. माउंटेन ड्यू की एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे तुमने, डर के आगे जीत है. वो एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन रियल में भी ऐसा है कि ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर कोई भी बात, देखो तुम गलती करेंगे, फिर ऐसा करेंगे तो गलती करेंगे. इसलिए मैं जाहिरात के टप्पे में भी मैं बहुत सी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा और बाकायदा मुझे जो कमेंट करते हैं मैं उनका रिप्लाई भी देता हूं. मिलेंगे अगले वीडियो में. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करो. हर मीडियम के लिए अपना वीडियो है, अपनी बायलिंग्वल वीडियो होता है, यानी की 2 जबानों में द्विभाषिक आपला व्हिडिओ असते. कारण मराठी माध्यम आणि उर्दू माध्यम आणि इंग्रजी किंवा हिंदी कोणताही माध्यमवाला असो ते आपल्या जर आपला चॅनल बघत असेल
बेंगॉली माध्यमवाले पण आपला चॅनल बघतात किंवा इंग्रजी, हिंदी, मराठी, उर्दू त्यांना आपण सगळ्यांना रिप्लाय करत असतो. आणि मी सजेस्ट केलेले चॅनल तुम्ही नक्कीच बघा. या मी 2-3 सजेस्ट केले बऱ्याचपैकी चॅनल्स आहे जे एकदम क्लियर तुम्हाला म्हणजे डेमो देऊन पण सांगत आहेत. मिलेंगे अगले वीडियो में. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें. अस्सलाम वालेकुम. मिलते हैं अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के साथ.